आज की मानसिक तनाव और इससे बचाव के लिए होने वाली वेब वार्ता के लिए सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धीरे-धीरे सभी लोग जुड़ने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। आज देश के ख्याति लब्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर नवीन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर नवीन ग्रोवर जी का अनुरोध करता हूँ कि उनको लाइन पे लिया जाए। डॉक्टर साहब, अब हमारा समय प्रारंभ हो गया है। चर्चा बिल्कुल। प्रारंभ करता हूँ मैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा आयोजित इस वेब कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे रंजीत जी आपके बीच में 2 शब्द रखेंगे, फिर हम वार्ता शुरू करते हैं। सभी बड़ों को नमस्कार। इस वेब कॉन्फ्रेंस के लिए हम सब बहुत उत्साहित हैं। गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का ये एक अनूठी पहल है, जिससे कि बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं फिलहाल। और मैं इस न्यास के संयोजक डॉक्टर राकेश मिश्रा का धन्यवाद करता हूँ कि उनके इस पहल के तहत हमें हर हफ्ते भारत के बड़े बड़े डॉक्टरों के दिशा निर्देश सुनने का हमें अवसर मिलता है। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर नवीन ग्रोवर का भी, जो दिल्ली के एम्स में कार्यरत हैं। और मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, इन्होंने 17 रिसर्च पेपर इनके पब्लिश्ड हैं। और ये वो सब विषय हैं जो कि हम सबके आम जीवन में लगातार होते रहते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है हम सबके पास, इनसे कुछ सीखें, इनसे कुछ जानें और अपने प्रश्न बेझिझक इनसे आज पूछें। मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, मैं भी अवश्य पूछूंगा। डॉक्टर साहब, अब आपके पास। थैंक यू। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र न्यास का आभारी हूँ। फिर मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप सब लोगों के मुखातिब होने का। और इस चेन में जो कड़ी जोड़ी वो मेरे साथ काम करने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ महेश्वरी ने, तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलवाया, जिससे कि हम लोग आज ये वार्ता कर पा रहे हैं। इसमें मैं क्या करूँगा कि शुरू में मैं बहुत थोड़ा टाइम लूँगा, क्योंकि मैंने देखा था सर ने मुझे, मिश्रा जी ने मुझे पहले ही क्वेश्चंस भेज दिए थे काफ़ी सारे। तो मैं देख रहा था कि लोगों के क्वेश्चंस बहुत हैं, प्रश्न बहुत हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक ब्रीफ सा, एक छोटा सा समय लेके थोड़ा सा कोरोना के बारे में और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को उथल पुथल कर दिया है। इसने हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव, थोड़ा नहीं ज़्यादा बदलाव लेके आया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर में इसका पूरा बदलाव लेके आया है ये कोरोना। इसके वजह से अगर देखा जाए तो, जैसे अभी मैं एक प्रश्न भी देख रहा था, उन्होंने भी प्रश्न में ये पूछा हुआ था, अज्ञात का डर। ये बात बिल्कुल सही है। आदमी को जो डर है, जब जिस डर का पता है उस डर का आदमी को कम डर लगता है, लेकिन जिस डर का पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो अज्ञात का डर आदमी को सबसे ज़्यादा होता है। तो यही बात हो रही है कि सारे संसार में, क्योंकि साइंटिस्ट जितनी भी खबरें दे रहे हैं, जितनी भी हमें जानकारी दे रहे हैं, वो हर रोज़ कभी ना कभी बदल भी जा रही है और उस पर पूरी तरह से विश्वास कर पाना सभी के लिए मुश्किल हो जा रहा है। तो जो ये डर है, ये बहुत ही अज्ञात का डर बनता जा रहा है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी सोच रहा था, जब अज्ञात का डर की बात आई तो मुझे ये भी आया कि भारत के लोगों में कम से कम ये डर कम होना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग एक अज्ञात पावर में, एक ऊपर एक शक्ति है, एक अज्ञात शक्ति के अंदर में काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो हमारे लिए अज्ञात का डर थोड़ा सा कम रहना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। हालांकि साइकोलॉजी ये नहीं मानती है, साइकोलॉजी ये कहती है कि आपको अज्ञात का डर सबसे ज़्यादा रखता है। तो यही चीज़ है, इस वक्त हम लोग एक अज्ञात के डर से निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी हमें जानकारी नहीं मिल रही, जानकारी मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। तो वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ज़्यादा किसी भी चीज़ का होना बुरा है, तो हमारे लिए ज़्यादा जानकारी जो मिल रही है ये भी बुरी मिल ही रही है।
सीधे सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसका असर क्या पड़ रहा है? इसका असर एक लोगों के व्यापार पे पड़ रहा है। उस व्यापार पे असर पड़ने की वजह से व्यापार कह लीजिए या लोगों की नौकरी कह लीजिए, सभी एक जो उनका आय का साधन है उसके ऊपर पड़ रहा है। उसके ऊपर असर पड़ने की वजह से उनको मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। उस मानसिक तनाव की वजह से ये भी देखा जा रहा है, अभी रिसर्च आ रहा है कि लोगों में घर में मारपीट के बढ़ गए हैं, कारण बढ़ गए हैं और मारपीट ज़्यादा होने लगी है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है घर के ऊपर में। इसका एक सबसे बड़ा कारण हम ये भी मानते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ना, लोगों का एक दूसरों को सामना करना बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि टेंशन भी घरों के अंदर में ज़्यादा बढ़ी है। लोग कह रहे हैं कि पैसे की मुश्किल है, लोग कह रहे हैं व्यापार की मुश्किल है। इसमें अगर हम एक सबसे ज़्यादा एक चीज़ और जोड़ें तो वो जुड़ रही है लोगों का 24 घंटे एक साथ रहना, परिवार वालों का एक साथ रहना। चाहे हम कितना मर्जी कहें कि भारत के अंदर में शुरू से ही एक परिवार, एक साथ परिवार चलते हैं, जॉइंट फैमिली जिसको हम कहते हैं, संयुक्त परिवार जिसे हम कहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो संयुक्त परिवार की परंपरा कम होती जा रही है। हालांकि पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। तो संयुक्त परिवार की परंपरा कम होने की वजह से लोगों का आपस में रहना, 24 घंटे एक साथ रहना, उन लोगों को इसकी आदत कम हुई है और इस वक्त इस बीमारी की वजह से उन सबको एक साथ रहना पड़ रहा है। हालांकि जब मिश्रा जी कह रहे थे ये बात, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत की सरकार ने इसको बहुत अच्छे से संभाला है, इसकी गति को बहुत धीमा कर दिया है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हमसे बहुत आगे कंट्रीज मानी जाती थी, वो कंट्रीज भी अपने अंदर में इस बीमारी को इतना नहीं रोक पा रही हैं। तो इसका सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है और इसका खाली श्रेय हम लोग नहीं दे रहे हैं, सारा संसार इस वक्त उनकी इंटरनेशनल रेटिंग्स आ रही हैं तो वो सारी हमें बता पा रहा है कि हम लोग भारत में कैसे इसको कम हो करके कर रहे हैं। तो इन सब की वजह क्या है? हम क्या कह सकते हैं कि ये कोरोना की वजह से जो हम लोगों को भय, जो हम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने अगर साइकोलॉजिकल उसके हिसाब से देखा तो मैं पाया कि जो हम ऑलरेडी, जो हम अभी तक जो गलतियां करते आ रहे हैं, उनकी भी एक वजह है कि हम लोगों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या गलतियां हैं वो? एक, हम लोगों के अंदर में अब फ्रस्ट्रेशन को सहने की क्षमता कम हो गई है। फ्रस्ट्रेशन हम कहते हैं जब हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता, तो उसकी वजह से जो इमोशन होता है, गुस्सा भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, भय भी हो सकता है, तो उसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन को झेलने की क्षमता है वो कम हो गई है। वो क्यों कम हुई है? वो कम हुई है क्योंकि हम लोग धीरे धीरे, भारत एक ऐसी संस्कृति बनता जा रहा है जिसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मुझे ये चीज़ अभी क्लिक ऑफ द माउस पे चाहिए, बटन दबाऊं और मुझे कोई ना कोई चीज़ मिल जाए, तो इसकी वजह से कह सकते हैं। दूसरा, लोग नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। जो हमारे नेगेटिव विचार है, नेगेटिव थॉट है, उनको अवॉइडेंस की लोगों ने, उससे बचने की लोगों ने एक तरीका बना लिया है। लोग उसका सामना नहीं कर रहे हैं, लोग उससे बचने का एक उन्होंने एक अपना एक तरीका बना लिया है। संजय शर्मा जी छतरपुर से हैं, वो पेशे से तो वकील है, मगर वो ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए उनको अस्पताल तक ले जाना, उनकी केयर करना, उन्होंने 4-5 प्रश्न पूछे हैं। मैं उनका नाम लेकर के उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि वो इतना पुण्य का काम करते हैं। लोग अपने घर के लोग भी कोई इस अवस्था में जाते हैं तो उनको दूर भगाते हैं और वो व्यक्ति दूसरे मरीजों को उठा के लाते हैं। उनका कहना था कि अभी बड़े बड़े कंपनी बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बाहर से लोग गांव में वापस आ रहे हैं, तो एक अजीब तरह का डिप्रेशन की चर्चा कर रहे हैं और उससे ही जुड़ी नशे की तरफ व्याकुल हो रहे हैं। तो कृपा करके ऐसे लोगों को नटशेल में हम क्या कहना चाहेंगे? असल में देखा जाए तो स्थिति तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें अगर हम करें ये कि हम बजाय कि उनको ये कहने के कि तुम पॉजिटिव सोचो, जो हम अभी बात कर रहे थे, तो इसको मानने में कोई बुराई नहीं है कि स्थिति अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो एक ये चीज़ जब हम उनके साथ मान लेते हैं, होता क्या है,
हम जो हमारे पास आता है सहायता लेने के लिए, हम उसके साथ ये भी नहीं मानते हैं कि स्थिति भयावह है, स्थिति मुश्किल है। क्यों? हमें ये डर रहता है, अगर हमने ये मान लिया कि स्थिति मुश्किल है, तो फिर हमें रहता है कि ये सामने वाला कहेगा अरे ये तो खुद ही कह रहे हैं स्थिति मुश्किल है। तो नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले ये मानना है कि स्थिति मुश्किल है, फिर उसी के साथ उससे भी बोलना है कि हम दोनों एक तरफ हैं। होता क्या है, हम कहते हैं पेशेंट या जो भी सहायता लेने वाला है, सहायता लेने वाले को जरूरी नहीं है कि हम पेशेंट कहें, सहायता लेने वाला आदमी तो मेज के दूसरी तरफ है और सहायता देने वाला आदमी मेज के इस तरफ है। हमें करना ये है कि दोनों को मेज के एक तरफ होना है और परेशानी को मेज के दूसरी तरफ होना है। तो उसको हमें अपने साथ मिलाना है और फिर उसको कहना है कि भी स्थिति तो मुश्किल है, अब बताओ हम दोनों इस मुश्किल स्थिति से कैसे निपटें। हमें उसको सॉल्यूशन नहीं देना है, हमें उसके साथ मिलके उसको भी कहना है कि तुम भी बताओ कैसे। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ करी जा सकती है। हम अगर उनको, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट करना, उनके विचारों को, उनकी क्षमता को रिस्पेक्ट करना। तो अगर हम ये करें तो मेरे हिसाब से उनको यही कहना कि स्थिति मुश्किल है, रूटीन बनाए रखते हैं, नशे से बचे रहते हैं, इसी के साथ साथ हम उनको जो हेल्प कर पाएँ, फाइनेंशियल, मानसिक, जो भी उनकी सहायता कर पाएँ, तो उस हिसाब से ख्याल से चीज़ें ठीक। एक हमारे जबलपुर की पति पत्नी दर्शक हैं, मिसेज नूपर देशकर और निखिल देशकर। इन्होंने 4-5 सवाल पूछे हैं, लेकिन हम उनको कई सवालों का जवाब आ गया है। एक सवाल इनका कहना है कि आज हर व्यक्ति जहां मिलो कोरोना पे ही चर्चा करता मिलता है। कोई सैनिटाइजर के उपाय बताता है, कोई काढ़े की दवाई बताता है, कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय बताता है, और कोई बताता है कि ये करें ये ना करें। इस कंफ्यूजन में हर आदमी डॉक्टर, वैद्य और हकीम हो गया है। हमें इस परिस्थिति में क्या बैलेंस लेके चलना चाहिए और इसके लिए क्या उपाय है? तो ये तो एक्चुअली आदमी की नेचर है। तो अब इस स्थिति में अगर मैं कहूँगा कि हमें डॉक्टर या वैद्य नहीं बनना चाहिए, सवाल ये है कि हम भी तो खुद उसी में शामिल हैं कि डॉक्टर या वैद्य बनते हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो जैसे हमने कहा ही था कि व्हाट्सएप, इंटरनेट और ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा बच के रहना है। और इसका तो मतलब मेरे ख्याल से मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इन्होंने अपने आप ही जवाब दिया है कि सभी लोगों को इन चीज़ों से बच के रहना है। और जो भी सरकार रिलायबल सोर्सेज जैसे WHO है, सरकार अपने माध्यम से अपनी वेबसाइट से, मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर की वेबसाइट देख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उस पर उन्होंने बहुत छोटी छोटी, मतलब पहली बार मैंने देखा है कि मुझे चीज़ें, ज़्यादातर सरकार की चीज़ें, सॉरी टू से दैट, लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल छोटी छोटी क्लिप्स दी हैं, 30 सेकंड की, 1 मिनट की। एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर और जगह के बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, सीधा सिंपल 1-2 मिनट की क्लिप है, वो अपना कुछ बोल रहे हैं, आपने उसको सुनना है और आपका वो काम खत्म है। तो मेरे हिसाब से उनको ये देखना चाहिए कि हमारी सरकार इस वक्त बड़े ही दिमाग से और सही दिशा में कार्य कर रही है, तो उनको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, बजाय के नीम हकीम खतरा जान के साथ जाने से। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक प्रदीप खरे मंटू छतरपुर से एक सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ बार ऐसा लगता है, कई बार मन में एक अनावश्यक भय सा रहता है कि ये करेंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और जो आपने पहले भी बात कही कि भविष्य को लेकर सभी ज्यादा चिंतित हैं, तो उसका आधा उत्तर तो आपने पहले दिया है। फिर भी इनका कहना है कि अधिकांश बच्चों के सिर में दर्द है, कोई घबराहट है, बेचैनी है, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के कारण तो कोई बीमारी नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है। अभी इसके बारे में, सैनिटाइजर से हमने सैनिटाइज किया है, उसका कितनी देर प्रभाव होता है, क्या नुकसान होता है, अच्छा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ सैनिटाइजर से रिलेटेड, लेकिन जो मैंने समझा है अपने बचाव के लिए भी अपने और एक्सपर्ट लोगों से, तो मुझे ये लगता है कि सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा उपयोग आम आदमी को नहीं करना चाहिए। इसके कुछ दुष्प्रभाव जरूर हैं, उन्हें उसकी बजाय हाथ धोने में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए साबुन से, ये उनको बल्कि ज़्यादा करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साबुन से हाथ धोना। और जो कह रही है बार बार, आपके फ़ोन की रिंगटोन भी उसी चीज़ की है
कि नाक और हाथ को ना हाथ लगाएं, इन सब चीज़ों के लिए वो करके है। सबसे ज़्यादा खतरा इसी चीज़ से है कि अगर आप हाथ नहीं धोए, और सैनिटाइजर की बजाय उनको साबुन से हाथ धोना चाहिए। साबुन भी बहुत, बल्कि डॉक्टर लोग भी सैनिटाइजर उनको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि जहाँ पे साबुन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अदरवाइज डॉक्टर लोग भी साबुन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं हाथ धोने के लिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो वो कह रहे हैं बच्चों को सिर दर्द और ये सब हो रहा है, उसके लिए उनको अगर वो चाहें तो एक तरीका ये भी है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स। छोटे छोटे कार्ड्स बना सकते हैं वो, जो जेब में रख सकते हैं या कहीं पे भी आ सकते हैं। तो चार्ट पेपर लेके, सफ़ेद रंग का चार्ट पेपर ले, उसको काटें छोटे छोटे कार्ड्स में। उन कार्ड्स के ऊपर में मोटा स्केच पेन लें, लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, मोटे अलग अलग तरह के स्केच पेन लें और उसके ऊपर में कुछ स्टेटमेंट्स लिखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए? इट्स ओके, आई मीन सब ठीक होगा, मैं चीज़ों को संभाल सकता हूँ। एक गहरी सांस लो, और वो एक गहरी सांस भी ले सकते हैं जिसमें कि पूरी आवाज़ आए यूं करके, वो एक गहरी सांस ले सकते हैं। बीच बीच में इस गहरी सांस को छोड़ सकते हैं वो। और ऐसी ऐसी 8-10 वो बातें छोटे छोटे में, और उसको रिपीट कर सकते हैं बार बार। वो जब बनाएंगे कि गहरी सांस लो, मैं इसे संभाल सकता हूँ, चीज़ें ठीक होंगी, मैंने पहले भी मुश्किल वाली चीज़ों को संभाला है, मैं अब भी इसे कर सकता हूँ, गहरी सांस लो, तो अपने ऊपर विश्वास रखो। ये स्टेटमेंट्स लिखने के बाद इसमें देखिए आप एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें कहीं पे भी नहीं वर्ड यूज़ नहीं है, जैसे कि कुछ गलत नहीं होगा, ये नहीं, ये पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट को हम नहीं मानते हैं। नहीं वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, नो वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, बड़ी बड़ी लिखी रहनी चाहिए, और वो आदमी उसको बार बार उसको पढ़ता रह सकता है। खासकर बच्चों के लिए बहुत कारगर है, वो उसको पढ़ते रह सकते हैं। जब वो उसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव चीज आएगी। जब भी कुछ तो नेगेटिव ख्याल आएगा, फिर साथ साथ पॉजिटिव ख्याल भी आएगा। एक नेगेटिव ख्याल आएगा कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, साथ में एक होएगा मैं इसको संभाल सकता हूँ। तो वो अगर इसको जेब में रखें, खाली समय में इसको देखते रहें, तो धीरे धीरे उनकी आदत हो जाएगी। उनके सिर दर्द में इससे काफ़ी असर पड़ने की संभावना है। साथ में ही वो क्या कर सकते हैं सिर दर्द से बचने के लिए? बॉडी स्कैन बोलते हैं हम इसको। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, तो कुर्सी पे बैठने की वजह से मेरे कंधों में, टांगे में क्रॉस करके बैठा हूँ, तो मेरी टांगों के ऊपर में भी प्रेशर है, स्ट्रेस है उसमें। तो मसल्स को शरीर की बीच बीच में स्कैन करके, जैसे अब मैंने हाथ मेरी कुर्सी के कंधे इसके ऊपर रखने की बजाय बीच में मैंने अब इसको ऐसे कर लिया, तो ये अब रिलैक्स हो गए। टांगे मैंने सीधी कर ली। अगर वो इस तरह से कुछ चीज़ों को करते हैं, 1 सेकंड में बॉडी स्कैन हो जाती है आदमी की। वो बॉडी स्कैन करके अपने शरीर की मसल ग्रुप से टेंशन को हटा दें, तो ये चीज़ सभी के लिए कारगर है और उनको सिर में दर्द होने के चांसेस कम होने के चांसेस हैं। बहुत अच्छा उपाय प्रयोग बताया डॉक्टर साहब आपने। एक हमारे दर्शक राजीव शुक्ला जी हैं, वो कहते हैं कि हमारी बेटी 20 साल की है और सिर में दर्द रहता है। कुछ लोग माइग्रेन बताते हैं इसको, कुछ लोग बताते हैं कि ये दिमागी संतुलन ठीक नहीं है इसलिए ऐसा होता है, या कुछ पेट की गड़बड़ी खान-पान के कारण ऐसा होता है। तो हमें किस प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना चाहिए? राजीव शुक्ला, खजुराहो। हाँ जी, तो इसके लिए तो वैसे तो सिर के दर्द के लिए वो न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, न्यूरो के जो डॉक्टर रहते हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो सिर के दर्द के लिए बजाय आजकल स्पेशलिस्ट की बात बिल्कुल चल पड़ी है। अदरवाइज वो चाहें तो पहले मेडिसिन के डॉक्टर से मिले, अपना MBBS डॉक्टर से मिलें, मेडिसिन के डॉक्टर से मिलें, न्यूरोलॉजी वाले डॉक्टर से मिलें, जो भी उनको एक समझदार। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, डॉक्टर की उपाधि या डिग्री से ज़्यादा वो डॉक्टर कितना समझदार है, कितना उनसे समझ सकता है उनकी परेशानियों को, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको ये देखना। तो मेरे हिसाब से किसी भी एक समझदार जिनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, उस डॉक्टर से वो मिल सकते हैं। और सिर दर्द के अनेकों कारण हो सकते हैं, तो फिर उनके उसी हिसाब से आगे वो, अगर साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो हम लोग तो सिर दर्द का एक कारण स्ट्रेस को मान के चलते हैं कि 20 साल की लड़की है तो ऑब्वियस है कि उनको 20 साल की लड़कियों को
ये भी रहता है कि मेरी शादी कब होगी, या ठीक तरह से होगी या नहीं होगी, मैं पढ़ाई ठीक से करती हूँ, मैं सुंदर दिखती हूँ कि नहीं दिखती हूँ, मेरे साथ वाले दोस्त कैसे वो यूं करके, हाँ ये उनके इस वक्त में रहते हैं। उनके मन में इच्छाएं कैसी है, परिवार की बैकग्राउंड कैसी है, वो पढ़ना चाहती है, परिवार वाले नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, या वो नहीं पढ़ना चाहती है, परिवार वाले कहते हैं कि आपको पढ़ना है। तो इसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं। उन्हें किसी अच्छे आदमी से, किसी अच्छे प्रोफेशनल से राय लेनी चाहिए और फिर उससे आगे चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आजकल टीवी में देखकर, अखबारों में पढ़ के, विज्ञापन देख के, रिंगटोन सुन के लोग हल्की सी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार देख के भी आशंकित रहते हैं, और शक की बीमारी जिसको कहते हैं उसके कारण ज्यादा दुखी होके तनावग्रस्त हो जाते हैं। परिवार में 4, 5, 6 लोग हैं तो उसको ऐसा सौतेला व्यवहार करते हैं कि शायद ये पूरा कोरोना हो गया है और अब हम पूरा परिवार ही नष्ट ना हो जाए। तो ऐसे भय के कारण भी तनाव में जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ हल्का प्रयोग या सावधानी क्या हो सकती है? देखिए, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि सारे ये सिम्टम्स, खांसी, जुकाम, बुखार कोरोना के लक्षण नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना आया तो बाकी बुखार कहाँ जाएंगे। बुखार को भी तो किसी न किसी को आना ही है, तो वो तो एकदम से गायब नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में ये भी है कि अगर किसी को आता है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें भय या शंकित होने की बजाय कंसर्न होना जरूरी है। मतलब उन्हें ये तो जरूर देखना चाहिए कि क्या मेरे ये सिम्टम्स उस तरफ जा रहे हैं क्या, तो उसके लिए उन्हें बचाव करना चाहिए। खांसते हैं तो कोहनी का यूज़ करना या कपड़े का यूज़ करना, और जिस टाइम पे उनको बुखार है या खांसी है तो उन्हें थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, जो भी दूरी बताई गई है दिशा निर्देशों में, उतनी दूरी उनको बनाए रखना चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरे एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए कि लोग उसको एकदम से ही देश निकाला दे दें और ऐसे करके। तो जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए, मानना चाहिए कि हाँ इसकी वजह से परेशानी हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से अपने व्यवहार को भी संतुलित रखना चाहिए, उसको भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे 4-5 दर्शकों के नाम लेता हूँ, उनके सवाल एक से है। प्रोफेसर पीके जैन, महाराजा कॉलेज छतरपुर में प्रोफेसर है। श्री जेएन चतुर्वेदी, शिक्षा विभाग के जिले के अधिकारी हैं। एक धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं। इन तीनों का लगभग एक से सवाल है। उनका कहना है कि सुसाइड की तरफ बहुत बड़ी संख्या में यूथ जा रहा है। इसके बारे में कुछ क्या हमें पहले से आभास होता है कि ये हमारा बेटा, परिवार, नजदीक का भाई बहन, दोस्त ऐसा ना कर बैठे? शक करना किसी पे भी गलत है। इसके बारे में कोई मानसिक अलर्ट आता है क्या कि हमारे नजदीक रहने वाले व्यक्ति ने भी जाने अनजाने में ऐसी घटना कर बैठता है कि हम बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता? तो क्या हम पूर्वाभास मान के कुछ सावधानी बरत सकते हैं क्या? वैसे तो कुछ पूर्वाभास होता है सुसाइड के लिए। जैसे कि सबसे पहला पूर्वाभास तो हम यही कह सकते हैं कि आदमी की मतलब सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि भूख ठीक नहीं होना, नींद ठीक नहीं होना, हमेशा तनाव में रहना, ये सब चीज़ें। इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा क्लियर कट रहते हैं वो रहते हैं कि सबसे वो बाय बाय कहना शुरू कर देते हैं, जैसे अपने दोस्तों से कि भी अच्छा मिलेंगे फिर कब, मतलब आपको उनके व्यवहार में हल्का सा बदलाव दिखाई देगा। जैसे कि वो यूं कह रहे हैं अपने, या कभी कभी लोग चिट्ठी लिखते हैं अपने किसी बहुत पुराने टीचर को, किसी बहुत पुराने उनको, कि भी अरे मैं आपको रिगार्ड कहना चाहता था, फिर पता नहीं जिंदगी में मौका मिले या ना मिले। अब ये वैसे भी हो सकता है किसी का भाव, लेकिन ये पाया गया है कि जब लोग ऐसे ऐसे व्यवहार में होते हैं कि अपने बहुत पुराने पुराने मित्रों को, पुराने टीचर्स को, इन सबको देखने लगते हैं, तो इसका मतलब वो एट रिस्क पे हैं। एट रिस्क की दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि जब आदमी चिड़चिड़ा ज़्यादा रहते हैं, गुस्सा ज़्यादा रहते हैं, नींद में, अब कहने की बात है ये तो कोई भी रह सकता है, लेकिन यही सारी चीज़ें एट रिस्क हैं उन लोगों के लिए। फेलियर, किसी चीज़ में फेल होना, अकेले रहने का बहुत ज़्यादा मन करना, ये सारी चीज़ें लक्षण हैं इस चीज़ के लिए। नशे की तरफ जाना, जो लोग नशे की तरफ ज़्यादा जाते हैं करके,
तो सारे चीज़ें लक्षण है कि वो लोग एट रिस्क हैं सुइसाइड करने के लिए। तो वो हमें देते तो हैं ज़रूर कुछ ना कुछ इंडिकेशंस, लेकिन ये अब मैं कहूँगा उन लोगों के लिए जो उनके परिवार वाले होते हैं साथ में, कि आप एक हद तक ही, जब हमारे पास लोग आते हैं ऐसी परेशानियां लेके, तो हम उन्हें यही सलाह देते हैं कि आप एक हद तक ही किसी आदमी की सहायता कर सकते हैं, चाहे वो आप, अब ये कहना मुश्किल है किसी के अपने बेटे के लिए, किसी के अपनी बेटी के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने मन बना लिया कि मुझे तो जाना ही जाना है, तो ये बहुत मुश्किल होता है उन लोगों की सहायता करना। तो 24 घंटे आप उनकी निगरानी रख के उन्हें नहीं बचा सकते हैं, जब तक कि उनके अंदर से वो भाव ना बदला जाए तब तक वो मुश्किल रहता है। एक बहुत अच्छे दर्शक ने सवाल पूछा है, मोहित मिश्रा और मोनू शर्मा ने, कि आजकल एक नया टाइप का फोबिया हो गया, लोग दिन भर फोन पर लगे रहते हैं, फ्री के कॉल रेट सस्ते हो गए हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनके क्या दुष्प्रभाव हैं? और दूसरे से कंपैरिजन करने की आदत के कारण यूथ में एक भय होता है, अवसाद की तरफ जाता है। ये हमारे 2 दर्शकों ने बहुत अच्छे युवाओं के लिए सवाल पूछे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि स्क्रीन एडिक्शन कहते हैं हम इसको, अब तो ये बीमारी के रूप में जाना जाने लगा है, अब इसको हम स्क्रीन एडिक्शन कहते हैं। आदमी को या तो टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए, लेकिन देखा जाए तो स्क्रीन एडिक्शन हो भी क्यों रही। अब आप अगर आजकल देखेंगे, अगर बड़े शहरों में, तो मैंने ये बहुत देखा है, हालांकि अब बड़े और छोटे शहरों को अलग नहीं करना चाहिए, छोटे शहरों में भी वही चीजें हो रही हैं, सब बराबर हो गए हैं, सब बराबर हो गए हैं। वो लोग मोबाइल चलाएंगे छोटे बच्चे के आगे और फिर वो बच्चा खाना खाएगा। तो क्योंकि अगर वो मोबाइल नहीं चलाएंगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चा खाना नहीं खाएगा तो माँ बाप इस चीज़ को सहने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे बच्चे को हम 2 घंटा या 3 घंटा रो लेने दें। वो आजकल बच्चे को रोने नहीं देना चाहते हैं। सेम वे जो भी आज का युवा वर्ग है वो मोबाइल की तरफ, अब होता क्या है, वास्तविक जिंदगी में तो कोई उसे अक्षय कुमार या शाहरुख खान या ये समझता नहीं है, तो वो एक अपना सेल्फी लेके फोटो डाल के वो अपने आप को अक्षय कुमार या शाहरुख खान बनाने के लिए 1 मिनट में तैयार होता है, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता। इसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो वास्तविकता से हटके मोबाइल उनको एक ऐसी जिंदगी दे रहा है जो जिंदगी वो मन ही मन में इच्छा कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जिस किसी ने भी पूछे हैं, बहुत समझदारी से ये सवाल पूछा है कि उनको स्क्रीन की तरफ जाने का इस वजह से हो रहा है क्योंकि वास्तविकता से वो दूर भागना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जब अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं तो वो अपने आप को उनसे निम्न स्तर का पाते हैं, तो वो फोन की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को बड़े स्तर का बना सकते हैं। तो इसका मेन इलाज तो यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने चीज़ों को पहचाने, अपने जो उनके पॉजिटिव्स हैं उनको पहचाने, और अपने मन से जो ये निम्न स्तर होने का शंका है इसको बाहर निकालें। और ये अब वही बात आ गई एक्सेप्टेंस की, ये एक्सेप्ट करें कि मेरे अंदर में अलग तरह की प्रतिभा है, किसी दूसरे के अंदर में दूसरी तरह की प्रतिभा है। तो अगर ये चीज़ें करेंगे तो उनकी स्क्रीन एडिक्शन भी कम होती है। स्क्रीन एडिक्शन कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो अपना फ़ोन को दूर रखिए अपने से। स्पेशल आपको होना क्या चाहिए, आपको जब फ़ोन आए तो उठ के जाके देखना पड़े कि किसका फ़ोन आया है बजाय अब। लेकिन आजकल हमने क्या करने लगे हैं, हम आजकल ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और ये सारी टेक्नोलॉजी देने लगे हैं जिससे फ़ोन दूर पड़ा रहा है लेकिन हमें यहीं से पता चल जाए कि किसका फ़ोन आया है करके। तो ये चीज़ें करने लगे। लोग कहते हैं रात में सोते हुए तकिए के नीचे मोबाइल को रख के नहीं सोना चाहिए। मैं उस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि इसकी किरणें या कुछ और की वजह से, मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि तकिए के नीचे अगर आपका मोबाइल है अगर, तो जैसे ही रात को, एक तो नींद आपको देर से आती है और जैसे ही रात में आपकी नींद खुलती है सबसे पहले आप मोबाइल उठा के एक बार जरूर चेक करेंगे। तो वो कहते हैं कि आप मोबाइल दूसरे कमरे में रख के, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आदमी को एडिक्शन से बचा सकती हैं और उन्हें शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सहायता कर सकती हैं। आज का ये सबसे अच्छा सवाल था और उसका उत्तर जो आपने एक नया शब्द दिया, स्क्रीन एडिक्शन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
कोई एक दो बार में फोन नहीं उठाता तो लगता है कि वो शायद लापरवाह है, जबकि ये वास्तव में जिंदगी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर मेरे घर में फ़ोन बजता है, तो अगर मैं उसको अटेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं सुन रहा हूँ, तो मेरे घर में 4 लोग हैं, तो वो चारों लोग बताएँगे मुझे कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, कि तुम्हारा वो हम एक ही कमरे में हैं। तो मैं जी, उनको बोलता हूँ कई बार कि अगर फ़ोन बज रहा है तो उसमें एक मिस्ड कॉल की एक क्या सुविधा बोलते है, हैं, सुविधा सुविधा है, है। तो मैं उसको पता देख चल के जाए। उसको कॉल बैक कर लूँगा उस आदमी को। लेकिन लोग इस चीज़ का बुरा मानते हैं, अगर आजकल आप उनका फ़ोन एक बार में अगर जवाब नहीं देते हैं तो ये भी हमारे एडिक्शन का एक हिस्सा है और डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन साहब एक टॉलरेंस से भी जुड़ा हुआ है। सॉरी। जी, तो डॉक्टर साहब एक दो दर्शक मुझे बहुत बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे उनका व्यक्तिगत प्रश्न है वैसे तो, वो कह रहे हैं कि मेरी और मेरे मित्र की बिटिया की सडनली डेथ होने के कारण हम और हमारे मित्र का परिवार दोनों बहुत तनाव में है। हम वो घटना भूल ही नहीं पा रहे हैं और हमारे जाने-अनजाने में भी कई घटनाएँ ऐसी होती हैं जो हम नहीं भूल पाते हैं। दर्शक ने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन बार-बार प्रश्न ला रहे हैं। ऐसी घटनाएँ सबके साथ भी हो सकती हैं, प्रभु ना करे किसी के साथ हो, और उनके मन में तो आ रहा है कि वो कहते हैं कभी-कभी लगता है कि मैं भी आत्महत्या क्यों ना कर लूँ। ऐसे लोगों के बारे में क्या घरेलू उपाय है कि वो अपने समस्या को दूर कर सकें और अच्छे जीवन की तरफ बढ़ सकें? पहला नंबर तो उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनके साथ जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, बजाय कि ये कहने के, क्योंकि हमारी सभ्यता में एक ये भी कहा गया है कि हर आदमी का एक समय है जाने का, ये लिखित समय है जाने का। तो मैं बल्कि उसमें ना जाते हुए मैं बल्कि ये कहूँगा कि उन्हें ये मानना चाहिए कि जो भी हुआ हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, इसको एक्सेप्ट करने में उन्हें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ में जो उनको ख्याल आ रहे हैं, तो उन्हें अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए कि शायद जो भी, अगर वो ऐसे बुरा कुछ व्यवहार करते तो उस बुरे व्यवहार से उनको अपने लिए बचाने के लिए सेफ गार्ड रखना चाहिए, जैसे कि वो लोग अपने मित्रगणों के साथ में रहें, ज़्यादा अकेले ना रहें। जब भी उन्हें ये गलत ख्याल आते हैं तो वो अपने साथ साथ में ये भी अपने आप को बताएं कि जो जाने वाला है उसने इस चीज़ को पसंद नहीं किया होता अगर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे तो। और मतलब बड़ी ही ये मुश्किल सी स्थिति होती है। मुझे ऐसे एकदम से ही वीडियो वाले उसमें इतना समझ में नहीं आ रहा, मैं जितना यही समझा सकता हूँ कि उन्हें अपने आसपास मित्रगणों के साथ में थोड़ा बातचीत करनी चाहिए और यूजुअली 3 से 6 महीने का टाइम लगता है आदमी को इससे बाहर आने में। जब कोई एक आदमी की ज़िंदगी से चला जाता है जिसको कि वो बहुत चाहते हैं, तो 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। वो कुछ दवा का सहारा भी ले सकते हैं अपनी उदासी को दूर करने के लिए, और उसी के साथ-साथ वो इंतज़ार कर सकते हैं। मतलब बेसिकली उनको उदासी को बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि मैं उदास क्यों हूँ? उन्हें इस चीज़ से परेशान नहीं होना है कि मैं उदास क्यों हूँ? जितना ज़्यादा वो ये क्वेश्चन करेंगे कि मैं उदास क्यों हूँ, उतना ज़्यादा बल्कि उनकी उदासी और भी बढ़ेगी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना जी, हम जितना किसी चीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं वो उतनी शक्ति से, तो आप रबड़ की बॉल अगर दीवार पे मारेंगे, जितनी तेज़ी से मारेंगे उतनी तेज़ी से वो वापस आपके पास आती है। तो पहले तो उनको ये मानना है कि बुरा समय है, फिर उनको उस अपने मित्रगणों के साथ रहना है, फिर उनको अच्छे समय को याद करने की कोशिश करनी है जो उसके साथ में बिताए थे, और दवा वगैरह का सहारा ले सकते हैं। हमारे दर्शक प्रवीण गुप्ता, मनीष शुक्ला, अखिल पाठक, कांता पांडे, एक लगभग इनके एक से सवाल है और ये पूछ रहे हैं, कभी-कभी कोरोना काल से ज़्यादा किसी विषय पर सोचने, चिंतन करने से रात को नींद कम आती है, दिनचर्या बिगड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में क्षणिक आवेश, चिड़चिड़ापन, इमोशंस हैं, इनके लिए क्या दवाई वगैरह लेना चाहिए या ऐसे नेचुरल ठीक होना चाहिए? नेचुरल ठीक हो नहीं रहा है, इसलिए इन्होंने आपसे सवाल पूछा है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले अगर ये अपने आप से ये पूछेंगे कि मैंने इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं, सोचने के अलावा। जैसे हमने कहा, लोग थिंकिंग बदलने की कोशिश करते हैं।
मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इन्होंने व्यवहार बदलने की कोशिश शायद नहीं की होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ अपनी तरफ से। तो व्यवहार बदलने के लिए अगर ये लोग कोशिश करेंगे, व्यवहार बदलने के लिए कोशिश करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल 40 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी उसके लिए, 30 से 40 मिनट। आज के टाइम में लोग ये कहते हैं कि हमारे पास 30 से 40 मिनट है नहीं, 3 घंटा पिक्चर देखने के लिए है, लेकिन 30 से 40 मिनट इस चीज़ के लिए नहीं होते हैं कई बार। तो मेरे हिसाब से अगर ये अपने व्यवहारों पे ध्यान दें, सोने का समय अगर ये रूटीन में ले आए, अगर कि समय पे सोना, ये वही पुरानी चीज़ें हैं जो ये कहीं पे भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर है कि अगर ये व्यवहार के ऊपर, व्यवहार को बदलने में ध्यान दें, अगर साथ में जैसे मैं वो कह रहा था पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स वाली चीज़ें भी अगर ये प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, कि मैं चीज़ों को संभाल सकता हूँ और हियर एंड नाउ में रहें, आज में रहें। हालांकि इन्होंने ये कहा है, अगर मैं ठीक समझा हूँ, इन्होंने ये कहा है कि कोरोना से हटके दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने से, इन्होंने ये नहीं कहा कि कोरोना को सोचने से हमें दिक्कत होती है। तो लोगों को ये चीज़ों की परेशानी रहती है, इन विचारों की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर के लिए आते हैं, कितनी जोर से आते हैं, कितनी बार आते हैं। इसको कम करने के लिए अगर ये कोशिश कर पाएँ, सिंपल डिस्ट्रैक्शन टेक्निक भी कर सकते हैं ये लोग। जैसे जब इनको ये विचार आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं पोस्चर बदलना। पोस्चर बदलना, देखिए मैं अभी बोल रहा था ना, नाक को हाथ लगाना बहुत मुश्किल है। मैंने भी अभी नाक को पूरी तरह से ऐसे करके हाथ लगाया कर, क्योंकि मैं ये पा रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। चाहे हम कितना मर्जी डरे हुए हैं, मैं लोगों को देखता हूँ, लोग नाक को साफ किए बिना रहते नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है। सेम वे व्यवहार बदलना बहुत मुश्किल है ये। तो अगर मुझे लग रहा है, अगर ये सिंपल जैसे कि पोस्चर चेंज करना, एक ही तरह के विचार आ रहे हैं, अगर ये बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, सोए हुए हैं तो उठ जाएं, थोड़ा सा चलने लगें। तो अगर ये पोस्चर भी बदलेंगे अगर, तो ये विचारों की श्रृंखला को तोड़ पाएंगे। विचारों की श्रृंखला को तोड़ पाएंगे तो इनके वो विचार आने कम हो जाएंगे। एक प्रयागराज से हमारे दर्शक विवेक स्वरूप जी, सतना से विजय दुबे, अनुराग गौतम, संजय सायन का एक सवाल है कि एलोपैथी दवाओं का क्या दुष्प्रभाव इस सब में होता है? कई बार सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, इसके लिए हम डिस्प्रिन वगैरह का बहुत उपयोग करते हैं। तो क्या हमें इसका कम उपयोग करना चाहिए? आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या अन्य कोई देसी दादी माँ, नानी माँ के बटुआ का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए? इसके बारे में पूछ रहे हैं। शायद मैं सही आदमी नहीं हूँ इस चीज का जवाब देने के लिए, क्योंकि एलोपैथी से भी, लेकिन मतलब मेरे विश्वास के हिसाब से अगर मैं बताऊं, आपके विश्वास की ही बात है, अनुभव की बात है, आपके अनुभव की बात है आपकी। उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम दवाई ले रहे हैं वो क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है एक नीरज क्लिनिक था ऋषिकेश में, शायद हरिद्वार या ऋषिकेश में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो बहुत बड़ा कांड, मतलब एक तरह से वो माना गया था, बहुत बड़ा वो माना गया था। तो वो दवाई देते थे, बाद में पता चला था कि वो लोग एलोपैथी की नुकसानदायक दवाइयाँ देते थे करके। तो मेरे हिसाब से, मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा, आप जो भी दवाई लेते हैं, एलोपैथी या होम्योपैथी या जो भी लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं और उसके अंदर में है क्या। खाली एक पुड़िया पीस के दी जाती है, एक पुड़िया, वो ऐसे पुड़िया नहीं लेनी चाहिए। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर से। और जो घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खों में भी आपको ये पता हो अगर, कि मतलब बहुत एक्सट्रीम वाले घरेलू नुस्खे नहीं लेने चाहिए जो व्हाट्सएप पे चलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कितनी सारी चीज़ों का नीम है, तुलसी है, अब इन चीज़ों का तो सबको पता ही है, तो उन चीज़ों में तो कोई तरह उस वाली बात नहीं है। लेकिन जो नए तरह के घरेलू नुस्खे आजकल चल पड़े हैं व्हाट्सएप से या उससे, उनसे मेरे ख्याल से बचना चाहिए आदमी को। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रश्नों की श्रृंखला ज्यादा है, समय हमारा पूरा हो रहा है। एक आध दो प्रश्न करके मैं शायद विषय को समाप्त करूं, आपकी अनुमति हो तो। वैसे 5 बज गए हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपकी इच्छा हो आप देख लीजिए। मैं आपको पूरा दिन अस्पताल में हो गया है और अब हमारे पास तो इतने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। बंगलौर से हमारे सुवेद रछारिया जुड़े हैं,
हमारे साथ हाँ जो नागपुर से विकास मिश्रा जुड़े हुए हैं, लगातार सवाल पे सवाल दे रहे हैं कि मेरे नाम से पूछिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैं नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन उनकी बातें पूरी लगभग आ गई हैं। फिर भी एक दो हाँ बातें मुझे लग रहा है कि लोग पूछ रहे हैं, हमारे कामता पांडे पूछ रहे हैं कि सभी काम व्यवसाय बंद है, अभी अनिश्चितता का दौर है, ऐसे दौर में बच्चे भी घर में रहते हैं और महिलाएं भी घर में हैं। महिलाओं की हिंसा के बहुत ज्यादा कारण बन रहे हैं, तो कोई हार्मोनिकल उनकी प्रॉब्लम है या उनके जीवन में वास्तव में समस्या है? ऐसे प्रयागराज से हमारे बीच में पूछा है, रीवा से पूछा है, सतना से, कि महिलाओं के झगड़े या अवसाद के कारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन पे काम का बोझ भी बहुत पड़ा है, ये बात भी सच है। ये महसूस भी, प्रश्न भी है, उत्तर भी है शायद इनके पास, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही बात बोल ही रहा था, 24 घंटे एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। पहले क्या था, जो महिलाएं घर पे रह रही हैं, हस्बैंड घर से निकल गए तो वो अपनी मर्जी से बच्चे को भी संभाल सकती हैं और घर पे अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनको भी संभाल सकते हैं। अभी क्या है, 24 घंटे उनके ऊपर लोगों की आंखें लगी हुई हैं, काम बढ़ चुका है। तो महिलाओं को मेरे हिसाब से तो इस वक्त आज़ादी कम है और उनके ऊपर नज़रें ज़्यादा लगी हुई हैं। और हमारा ये, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे हम कितना कुछ मर्जी कहें कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर उनकी हिंसा बढ़ रही है तो मेरे हिसाब से हमें उन्हें सहायता करनी चाहिए, उन्हें समझने की ज़रूरत है। काम के अंदर में हमें हमारा मेल ईगो छोड़ के हमें शायद कपड़े भी धोने पड़े, शायद हमें पोछा भी लगाना पड़े। लोग कहते तो बहुत है कि हम पोछा और कपड़े धोते हैं, लेकिन मुझे वास्तविकता में लगता नहीं है कि कठिन लोग लगे। ऐसा करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ें देखी जाए तो ये बात तो है ही, 24 घंटे एक साथ रहेंगे अगर, हाँ सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए, वायलेंस को काबू में रखना चाहिए महिलाओं को भी। अगर वो मारपीट, वायलेंस से हमारा मतलब है अगर वो तो किसी दूसरे को हाथ, बच्चे को पीटना या मतलब आपस में झगड़ा करना, इस चीज़ को उन्हें कम करना चाहिए। कारण क्या है मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन बचने का तरीका, उपाय एक यही है कि वो लोग अगर सहायता कर सके महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल करके मैं अपने विषय को शायद आज यहाँ पूरा करूंगा। आपने बहुत हाँ अच्छी जी, अच्छी जानकारी दी है। इनका कहना है हाँ कि क्या हमारे मन में कभी-कभी परीक्षा के परिणाम को लेके, हमारे जीवन में बच्चों के सफलता-असफलता को लेकर के बड़े लोगों में भी टेंशन क्रिएट हो जाता है। बच्चों को उस समय समर्थन देने की ज़रूरत होती है। तो आप बड़े निमहंस जैसे इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे हैं, विभाग से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए कोई प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था कहीं पर है? यदि ऐसी व्यवस्था है तो हमें उसके लिए कोई डॉक्टर का प्री अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है? सुदीप पांडे जी हमारे पूछ रहे हैं, या हम उनके पास सीधे जा सकते हैं? बुखार आता है तो सीधे किसी फिजिशियन के पास जाते हैं। क्या मानसिक रूप से कई चीज़ हमें पता नहीं चलती हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस विषय में काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण काउंसलिंग की जगह, संदर्भ के लिए नंबर, ऑनलाइन काउंसलिंग, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो उसके बारे में अवश्य बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इनका बहुत सही प्रश्न है कि बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी, और बल्कि मैं कहूँ आज के टाइम में तो बड़े लोग ज़्यादा चिंतित होते हैं बच्चों से, क्योंकि आजकल सिंगल चाइल्ड फैमिली है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स के पास में और कोई काम नहीं है, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और लिखाई देखने का ही काम है, तो उनको चिंता होती है। इस चिंता से बचने के लिए एक तो वो खुद कोशिश कर ही सकते हैं अपने आप से बताते हुए कि वो बजाय इसको यूं कहने के कि अनिश्चितता का दौर है, उनको ये कहना चाहिए कि ये समय मुश्किल है और हम इसको संभाल लेंगे, तो अपने आप से वो ये कह सकते हैं। लेकिन अगर उनको काउंसलर्स की ज़रूरत है तो एक तो हमारी नेशनल लेवल पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की काउंसिल की एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो थोड़े रिलायबल है। बस मैं सिर्फ एक इस इंटरेक्शन के माध्यम से सभी लोगों को एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा। हर आदमी जरूरी नहीं है कि जिसके पास काउंसलिंग की डिग्री है वो आपको सही से काउंसिल कर पाए। तो आपको उसकी हर बात को पत्थर की लकीर मान के नहीं चलना है, उसकी हर बात को सोना मान के नहीं चलना है। आप जब उनसे मिलें तो आपको ये समझना है कि सामने वाला आदमी जो मुझसे बात कर रहा था, क्या वो मुझे इज्जत दे रहा था कि नहीं दे रहा था,
क्या मुझे लगता है कि आपके सभी दर्शकों ने तारे जमीन पर पिक्चर जरूर देखी होगी। तारे जमीन पर पिक्चर में एक जगह पे आमिर खान लड़के के फादर को बहुत जलील करता है, तो वो बिल्कुल भी साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है। शर्मिंदा करना वो बिल्कुल भी काउंसलर का काम नहीं है। आप किसी ऐसे काउंसलर के पास जाते हैं जो आपको शर्मिंदा करता है, आपको गिल्टी फील कराता है कि आपने अपने बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपने बचपन में ये गलतियां कर दी, आपने ये गलतियां कर दी, आप ये गलत कर रहे हैं, तो आपको उस काउंसलर के पास मुड़ के दोबारा नहीं जाना है, चाहे वो कितनी बड़ी मर्जी डिग्री लेके बैठा हो। तो आप काउंसलर के पास जरूर जाइए, लेकिन सोच समझ के जाइए। और अगर आपकी परेशानियों की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप काउंसलर के पास भी मत जाइए। आप अपनी सहायता लीजिए, रूटीन ठीक कीजिए और अपने विचारों को ठीक कीजिए, व्यवहार को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक लास्ट में सवाल आया कि सबके घर में सीनियर सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए भी रहते हैं, उनके नुस्खे भी अच्छे रहते हैं, मगर कोरोना काल में उनको बचाने के लिए और सरकार बार बार कह रही 65 ईयर के बाहर ना निकले, 10 साल से नीचे के बाहर ना जाए, ऐसे में बैलेंस बनाना ये बड़ा मुश्किल है। एक संक्षेप में और आखिरी सवाल के रूप में इसका उत्तर देते हुए इस वार्ता को हम यही पूरा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि हमारे समाज में फॉर एग्जाम्पल हमारे एक प्रोफेसर थे, वो ये कहते थे कि बूढ़े लोगों के को समझना, एम्पैथी कहते हैं हम, एम्पैथी का मुझे हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है, बूढ़े लोगों के साथ एम्पैथाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने वो स्टेज गुजारी नहीं होती। मैं बच्चा भी रहा, युवा भी रहा और सब एजेस में अपने गुजार चुका हूँ, लेकिन बूढ़ा जब बनूंगा तो काम बंद कर चुका होऊंगा जब उस स्टेज में जाऊंगा। तो वो कहते हैं बहुत मुश्किल है। और ये बहुत है कि ये हमारे समाज का, चाहे हम कुछ भी कहें, भारत संस्कृति बहुत बढ़िया है, लेकिन इस वक्त ये हमारे समाज का सबसे नेग्लेक्टेड तबका है। तो मुझे बहुत अच्छा है कि हम लोग इस प्रश्न को यहाँ आखिरी में लेके आए। मेरे हिसाब से हमें जितना हो सके उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन उनको बचाने की वजह से उनके अंदर में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा चले। क्योंकि मान लो अगर कोई एक बुजुर्ग 65 का मतलब ये नहीं है कि वो चल नहीं सकते, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत चलना या थोड़ा बहुत बाहर निकलना ही उनके लिए जिंदगी का ये लगता है कि हमने आज कुछ अचीव किया है, हमने आज कुछ पाया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं थोड़ा सा रिस्क लेके, अगर मुझे लगता है कि उनका चिड़चिड़ापन और ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मैं तो उनको बल्कि थोड़ा सा बाहर निकलने दूंगा लिमिटेड रूप में, जिससे कि वो थोड़ा अच्छा महसूस, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक वही तरीका है अच्छा फील करने का। तो बैलेंस रखो, जो आपने अपने निहित जवाब दिया है कि कैसे आदमी को बैलेंस रखना है, तो हमें उनको बिल्कुल बांध के भी नहीं रखना कि नहीं जी बिल्कुल कोरोना हो जाएगा, नहीं। अगर होगा तो हम उसे संभाल लेंगे, अगर बीमारी होगी तो हम उसको संभाल लेंगे। जैसे और लोगों को कोरोना होता है फिर वो उससे बाहर भी निकलते हैं, उसी तरह से हम इसको, तो हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना कि उनको बिल्कुल ही बांध के रख दो, दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना कि नहीं जी बुजुर्ग लोग हैं तो उनको सब कुछ करने दो। तो ये अगर हम बैलेंस रख पाएँ, जैसे आपने ऑलरेडी ये सजेस्ट दिया है, तो मेरे ख्याल से बहुत सही रहेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी पूरी टीम आपका हृदय से धन्यवाद करती है। मुझे बड़ी खुशी की बात है, लगभग 17 जिलों के आज हमारे साथ एक 1300 से ऊपर लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। और ये आपकी लोकप्रियता के बारे में बताता है ये? नहीं, हमारी लोकप्रियता नहीं, हमारी पूरी टीम है, सतना, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़। और आपने देखा होगा सभी मीडिया के बंधुओं ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया है। एक अभी हमारे पत्रकार बंधु लिख रहे हैं कि मैं प्रयागराज से रीवा की तरफ यात्रा करते करते रास्ते में इसको देख रहा हूँ, फिर भी इतनी अच्छी चर्चा की है। ऐसे मौकों पर सभी डॉक्टरों को हमेशा के लिए जोड़े रहिए। कभी अस्पताल में आपके पास आएंगे न्यास का नाम लेके, तो उनको आपका विशेष आशीर्वाद मिले। आपका हमने समय लिया, हम हृदय से आभारी हैं। और निश्चित रूप से आप बार बार न्यास के काम में मिलते रहेंगे, आपसे व्यक्तिगत मिलना भी मेरा होगा। मैं हमेशा आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं
वंदन करता हूं और इसी प्रकार से प्रेम बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। बाकी लोगों से बात जी। नमस्कार सभी न्यास के सभी कार्यकर्ता बंधु जो हमारे निमंत्रण पे आए, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के छतरपुर की टीम, प्रवीण गुप्ता, मंटू खरे, मनीष सिंघर, गजेंद्र सोनकिया, साकेत मिश्रा, अनिल खरे, मोहित, प्रवीण, सभी का, राधे शुक्ला जी, पप्पू गुप्ता जी, जैन, सब ने जो प्रचार प्रसार में अपना भूमिका की, सहयोग किया, मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बड़ी संख्या में हमको दर्शक यहाँ पे दिख रहे हैं, उनके प्रश्न आ रहे हैं। सतना से कामता पांडे, अभिनव त्रिपाठी, रंजन, कृष्णा पांडे, योगेश ताम्रकार जी, कमलेश्वर अग्रवाल, अनुराग गौतम, मणिकांत जी और विवेक त्रिपाठी, जानवी त्रिपाठी, सीमा यादव, नीता सोनी, सभी ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान योगेश जी, मोतीलाल गोयल जी, उत्तम बनर्जी जी, इनका मैं हृदय से आभार करता हूँ और सभी को निवेदन करता हूँ कि हमने इस बारे में 2 समूह बनाए हुए हैं व्हाट्सएप के। उन व्हाट्सएप समूहों में अपने प्रश्नोत्तर लिखते रहें, सुझाव भी दें। आज जो वार्ता में भाग लिया उसके स्क्रीनशॉट भेजें। जो आज हमारा पूरा भाषण हुआ, अरविंद मिश्रा ने उसकी नोटिंग की है। हम इस वीडियो को एडिट करके यूट्यूब में और न्यास के चैनल पर डालने की कोशिश करेंगे। आपसे हम 2 सुझाव और मांगते हैं। हमारे सामने 3 बड़े मशहूर हिंदुस्तान के डॉक्टरों, डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी जो आर्मी मेडिकल सेवा के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रहे हैं। वो आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के एकमात्र भारत के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने डीएम की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने अपना समय दिया है। सभी लोग हमारे ग्रुप में लिख करके बताएं कि उनकी व्याख्यान कब करना है, कैसे करना है। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देने की कोशिश की। किसी के प्रश्न रह गए हों तो उनसे मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। हमारे दोनों आईटी सेल के कर्ता धर्ता श्रीमान रंजीत कुमार जी और संकल्प ने बखूबी इसको संचालित किया है। डॉक्टर नवीन ग्रोवर जी से जोड़ने के लिए हमें श्री सिद्धार्थ महेश्वरी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। वो ऐसे सब कामों में रोज हमारे क्षेत्र के मरीजों को अस्पताल में मिलाना, भर्ती कराना, इनकी चिंता करते हैं। पूरी बंगलोर से लेकर के प्रयागराज तक की टीम को, बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट जिलों के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनका आशीर्वाद न्यास के ऊपर बना रहे। हमारे न्यास के सभी पदाधिकारी, श्रीमती आशा रावत, मालती, रेखा, रचना और परिवारजन का भी मैं हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। आज की वार्ता यहीं समाप्त करता हूं।